दोस्तों, आज हमारे साथ विख्यात किसान नेता चौधरी पुष्पेंद्र सिंह हैं। चौधरी पुष्पेंद्र सिंह का परिचय देने की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी चूंकि पहली बार नई परख के मंच पर वे आ रहे हैं, इसलिए उनके बारे में कुछ पंक्तियां मैं जरूर बोलूंगा। चौधरी पुष्पेंद्र सिंह ने पिछले लंबे अरसे तक चले किसान आंदोलन में जमकर भागीदारी की थी। इसके अलावा वो देश का ऐसा कोई मीडिया मंच नहीं है जहां पर अपनी राय, बेबाक राय न रखते हों। सभी अखबारों में, हिंदी के, अंग्रेजी के अखबारों में और जो वेबसाइट पे पोर्टल्स हैं, उनमें आप उनके विश्लेषण पढ़ सकते हैं। जो कृषि अर्थव्यवस्था है और पूरे देश की जो पॉलिटिकल इकोनॉमी है, उसकी नब्ज पर उनकी उंगलियां बड़ी संवेदनशीलता के साथ रखी हुई हैं। इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल मैनेजमेंट आनंद में शिक्षा प्राप्त कर चुके हैं। स्वागत है आपका चौधरी साहब नई परख के मंच पर, इस उम्मीद धन्यवाद के साथ धन्यवाद। कि हम लोग बार बार मिलेंगे इसी मंच पर। जी आपने वायर में एक लेख लिखा, उस लेख पर मेरी निगाह पड़ी तो मेरी बड़ी इच्छा हुई, पहले भी इच्छा होती थी आपके साथ चर्चा करने की, बड़ी इच्छा हुई कि चौधरी साहब को एक बार नई परख के मंच पर निमंत्रित किया जाए और आपने मेरी बात का मान रखा, आप नई परख के मंच पे आए, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जी, आपने शुक्रिया। सिलसिलेवार उस लेख में गिनाया है कि ये भारत के गृह मंत्री अमित शाह, जिनके बारे में ये बात बड़े जोर से कही जाती है कि वो सबसे ज्यादा समय तक गृह मंत्री रहने वाले नेता हैं, उनकी विफलताओं की सूची कितनी लंबी है जिसकी कोई सीमा नहीं है। और इसके बावजूद भी न तो वो कभी किसी चीज की जिम्मेदारी स्वीकार करते हैं, न ही कभी किसी चीज पर खेद व्यक्त करते हैं। और अब तो हालत ये है कि संसद भवन वो रोज जाते हैं, लेकिन सदन में पैर नहीं रखते। यहां तक कि जो उपराष्ट्रपति हैं, जो राज्यसभा के सभापति हैं, उन्होंने तक संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू से कहा कि आप गृह मंत्री तक विपक्ष की ये भावनाएं पहुंचा दीजिए कि उन्हें सदन में आना होगा और अपना वक्तव्य रखना होगा। इसके बावजूद भी वो सदन में नहीं आए। तो ये सब जो हो रहा है, ये तो इसमें लोकतंत्र नाम की कोई चीज तो बिल्कुल नए सिरे से नदारद है। न लोकतंत्र है इसके अंदर, न कोई जवाबदेही की भावना है। और सब तरफ से मांग हो रही है कि भाई वो सफाई लें अपनी, कि जंतर मंतर पर छात्रों के साथ जो बर्बर अत्याचार हुआ वो क्यों हुआ, किसके आदेश पे हुआ, और आपके आदेश पे अगर नहीं हुआ फिर तो आप बिल्कुल अक्षम हैं, और आपके आदेश पे हुआ तो क्यों हुआ, इसकी सफाई दीजिए। तो आपने वायर में जो लेख लिखा है उसमें आपने जो मांगे की हैं और जो पूरा दृष्टिकोण है आपका, वो मुझे बहुत पसंद आया। मैं चाहता हूं कि आप नई परख के दर्शकों के लिए आपको अपने दृष्टिकोण से भी परिचित कराएं, और ये जो देश का भारतीय लोकतंत्र के इतिहास का सबसे ज्यादा विफल गृह मंत्री है, इसकी जो राजनीतिक असलियत है उसको भी खोलें। पुष्पेंद्र जी। जी जी, देखिए अभय जी, हमारे देश में जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है हम्म। उसके तहत जनता अपनी वोट के माध्यम से एक पॉलिटिकल पार्टी या एक पॉलिटिकल पार्टीज के समूह जैसे एनडीए उसको सत्ता सौंपती है जी। और प्रधानमंत्री बनता है। प्रधानमंत्री अलग अलग जिम्मेदारियां अपने मंत्रियों को सौंपता है। हम्म। लेकिन वो जो जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं उनकी जो जवाबदेही है वो लगातार संसद के और जनता के प्रति होती है। उनका जो कामकाज है उसकी समीक्षा प्रेस के माध्यम से या पार्लियामेंट के माध्यम से, जनता के बीच में, या जब उनका विरोध होता है तो उसके माध्यम से जवाबदेही तय करने का काम जो है जनता करती है। ये जी। मैकेनिज्म हमारे देश में दिया गया है। लेकिन इसके विपरीत जो इनकी 2014 से पूरी कार्यशैली नरेंद्र मोदी और उनके मंत्रियों की देखी गई है कि ये किसी भी छोटे या बड़े किसी भी मुद्दे पर कोई जिम्मेदारी स्वीकार नहीं करते। उसको या तो इग्नोर करेंगे या डिनाई करेंगे या उसके ऊपर कोई जवाब देने से बचते रहेंगे जब तक कि वो मुद्दा स्वयं ही ठंडा ना हो जाए। अब इस विषय में एक बहुत बड़ी टिप्पणी जो राजनाथ सिंह जी की है कि भाई हमारे सरकार में इस्तीफे नहीं होते, ये तो इनका एक तरीके से ऐसा वाक्य बन गया है जो इन्होंने एक स्टैंडर्ड नया स्थापित कर दिया है कि हमें जनता ने जिम्मेदारी दी, लेकिन उस जिम्मेदारी को ना निभा पाए या फेल हो जाएं या उस ताकत का हम गलत इस्तेमाल करें, जनता के खिलाफ इस्तेमाल करें, तब भी हम इस्तीफा नहीं देंगे, हमारा इस्तीफा नहीं होगा, हम बेशर्मी से सत्ता में बने रहेंगे। उस वाक्य के पीछे उनका आशय ये था। अब हम आते हैं गृह मंत्री के ऊपर।
देखिए, गृह मंत्री जो है देश का प्रधानमंत्री के बाद जो है सबसे ज्यादा पावरफुल मंत्री माना जाता है। और जो घरेलू आंतरिक हमारी जो है लॉ एंड ऑर्डर से लेकर के और सिक्योरिटी का जो मामला है वो उसके कंधे पर जिम्मेदारी उसकी होती है। और ये 2019 में गृह मंत्री बने थे, उसकी घटनाओं से पहले मैं आऊं, उससे पहले मैं इनका जो बैकग्राउंड 2002 में ये जब ये नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री थे गुजरात के, उस वक्त भी इन्होंने इनको गृह मंत्री वहां पर बनाया था गुजरात का। गृह और ये राज्य कई मंत्री, गृह जी राज्य मंत्री जी। जी तो ये कई सालों तक वहां गृह मंत्री रहे, गृह राज्य मंत्री रहे। और इन्होंने जो भी काम वहां किए हैं वो उनके अनेकों विवादित काम इनके कार्यकाल में हुए, चाहे वो सोहराबुद्दीन जो है फर्जी एनकाउंटर हो, उसमें वो जेल भी गए, तड़ीपार भी हुए, या महिलाओं की जो है जासूसी कराने वाली बात हो, या हरेन पांड्या की जो हत्या 2003 में हुई थी, वो बहुत प्रतिष्ठित नेता थे वहां पर गुजरात में और गृह मंत्री स्वयं भी रहे थे हरेन पांड्या जी, उनकी हत्या का मामला हो, या संजीव भट्ट जो आईपीएस अफसर है वो उसका मामला हो। तो अपने पॉलिटिकल ओपोनेंट्स को निपटाने की इनके पास कहीं ना कहीं एक कला है। और इसमें वो कानून का सहारा लेते हैं, जो शक्ति कानून मतलब जनता ने इनको दी हुई है कि भाई ये शक्ति आप लीजिए और इसके माध्यम से जनता की आपको रक्षा करनी है। उस सत्ता का दुरुपयोग करते हुए ये अपने पॉलिटिकल मोटिव्स को आगे बढ़ाने का काम लगातार करते रहे। मतलब तो आपके कहने का मतलब ये है कि लॉ का वेपनाइजेशन करने की युक्ति इन्होंने उस पर महारत हासिल कर रखी है। सत्ता जी प्राप्त होती बिल्कुल, है, फिर कानून को अपने राजनीतिक हितों के लिए हथियार की तरह इस्तेमाल करते हैं। बिल्कुल ठीक कहा आपने। इनका असल में मुझे कोई गुरेज नहीं है और इससे ज्यादा उपयुक्त शब्द भी कोई नहीं है। हुँ, ये क्रिमिनल माइंड का जो व्यक्ति जिसके हाथ में सत्ता आ जाए, हुँ, ये उस तरह का जो है इनका बिहेवियर है कि अगर क्रिमिनल के हाथ में बंदूक आ जाए या पूरी पुलिस आ जाए या पूरा पूरा जो है सिक्योरिटी तंत्र आ जाए, तो वो कैसी हरकतें कर सकता है, वो इनका पूरा का पूरा जो करियर उस चीज के लगातार प्रमाण देता रहा है देश के सामने। जी, अब 2019 में जब ये गृह मंत्री बने तो उसके तत्काल 1 डेढ़ साल बाद 2020-21 का जो आंदोलन किसानों ने हम लोगों ने किया था दिल्ली के चारों तरफ, हुँ, तो जिस तरीके से किसान वहां से पंजाब से बढ़े, तो हरियाणा में क्योंकि इनकी सरकार थी, इन्होंने उनको इनडायरेक्ट आदेश दे करके उनके हुँ, ऊपर भारी अत्याचार किए। फिर भी उन बैरिकेड्स हो या उनके ऊपर लाठीचार्ज हो या आंसू गैस के गोले हो, उनको झेलते हुए 300 350 400 किलोमीटर चल के वो यहाँ पर दिल्ली के चारों तरफ आ गए। दिल्ली में उनको नहीं घुसने दिया गया, जबकि दिल्ली में आना, विरोध प्रदर्शन करना लोकतांत्रिक अधिकार है, कोई भी नागरिक यहाँ पर आ सकता है। हुँ, दिल्ली के रामलीला मैदान में या जंतर मंतर पर जो है वहां आंदोलन करने का उसका अधिकार है। उस अधिकार से, प्रोटेस्ट के अधिकार से वंचित कर दिया गया और उनको बॉर्डर के ऊपर एक तरीके से इन्होंने जो है दिल्ली को किले में तब्दील कर दिया। बॉर्डर के ऊपर उन्होंने जो है बैरिकेड्स लगा दिए, कंक्रीट के ब्लॉक लगा दिए और बड़े-बड़े कंटेनर वहां खड़े कर दिए और जो है कटीले तार लगा दिए और स्पाइक्स जो बड़ी-बड़ी कीलें जो है सड़क में ठोक दी, ताकि वो ट्रैक्टर से उसको क्रॉस करने की जो है हिम्मत ना कर पाए। तो हुँ, ये हरकत कौन सोच सकता है? ये नॉर्मल गृह मंत्री तो नहीं सोच सकता। ये तो जो क्रिमिनल माइंडेड आदमी है, जो ये सोचता है कि भाई इस तरीके से मैं इनको रोक सकता हूँ और जिसको लोकतंत्र की किसी भी जो मूल्य है उस पर विश्वास ना हो, वो ही व्यक्ति ऐसा काम कर सकता है। वास्तव में उनसे जो है जो है संवाद होना चाहिए था। उनसे बातचीत करके उनका जो है जो निपटारा करना है, जिस भी तरीके से वो करना चाहिए था। तो उनको आने ही मैं नहीं दूँगा दिल्ली में, ताकि कहीं ये दिल्ली आकर के घेर ना ले मुझे। तो ये इनकी हरकत उनके साथ रही। अब इसके बाद जो है 2020 में ही 19 में ये सीएए का एक कानून लाए। उसमें भी इनका बिखराव करने का, तोड़-फोड़ करने का जो मामला था, वो सारे देश ने देखा। उसके विरोध में एक जो है यहाँ पर शाहीन बाग और तमाम पूरे देश भर में जो है विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए। तो फरवरी 2020 में एक बड़ा दंगा उसी के कारण चलते-चलते जो है यहाँ पर दिल्ली में जो है द दंगा हो गया। उस वक़्त ट्रम्प साहब जो उस वक़्त भी यूएस के प्रेसिडेंट थे, वो डोनाल्ड ट्रम्प दिल्ली में ऑफिशियल विजिट पर मौजूद थे। उस दौरान जो है लगभग 50 से ज्यादा लोग वहां मारे जाते हैं। उस दंगे के बैकग्राउंड से पहले, दंगा शुरू होने से पहले भाजपा के तमाम नेताओं के उल्टे-सीधे बयान, भड़काऊ स्पीचेज़ उन्होंने देने का काम किया और सोशल मीडिया पे तमाम चीज़ें वायरल थी कि भई ऐसे ही कुछ बड़ी घटना हो सकती है। फिर भी ये बिल्कुल जो है उसमें फेल फेल रहे और इन्होंने जो है
जो उसको कंट्रोल करने की कोई कोशिश नहीं की। 50 से ज्यादा लोग मारे गए, बहुत संपत्ति का नुकसान हुआ। तो दूसरी इनकी बड़ी फेलियर जो है ये रही। इसी तरीके से अब आगे जाकर के अगर आप देखें कि जो 2023 में एक बड़ा एथनिक वायलेंस जो है मणिपुर में शुरू हो गया, जिसका मैंने जिक्र जो है इन तमाम घटनाओं का मैंने जो वायर में आपने लेख का जिक्र किया उसमें किया है। मई 2023 में जो है जो दो समुदाय हैं मणिपुर में वो आपस में भिड़ जाते हैं। सैकड़ों लोगों की आपस में जो है उस एथनिक वायलेंस में जिसको एक छोटा सिविल वॉर भी कहा जा सकता है, सिविल उसमें वॉर था ही, हत्या ठीक कह होती रहे है। हैं आप, ठीक कह रहे हैं। जी। और उसमें 60,000 से ज्यादा लोग को घर छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ता है, एक वैसे कैंप्स में रहने को मजबूर होना पड़ता है। तो वो एक बहुत बड़ी घटना थी, अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक उसकी जो है रिपरकशंस थी, लेकिन उसको कंट्रोल करने में ये आज तक भी विफल है। अभी भी वहां पूर्ण रूप से शांति नहीं स्थापित हुई है। वहां पर यहां तक हुआ कि जो हथियार आर्मरी के अंदर हथियार होते हैं, जो हथियार होते हैं सरकार के अपने सिक्योरिटी फोर्सेस के, उनको छीन करके लोग जो है जो गुट है वहां पर भाग गए और उनके पास वो हथियार है। आज तक जो है वहां पर वो सारी चीजें लगातार चलती चली आ रही। ये इनकी का तीसरा बड़ा फेलियर था। और 2023 में ही मई जून में जो ये आंदोलन पहलवानों का हुआ दिल्ली में, जिसमें महिला पहलवानों ने ब्रजभूषण शरण सिंह नाम के इनके सांसद एवं जिसको मैं यौन शोषण करता और दरिंदा किस्म का व्यक्ति मानता हूं, जो छोटी बच्ची जो देश का मान बढ़ाने का काम कर रही थी, महिला पहलवान हमारा पूरे विश्व के अंदर, वो उनके साथ यौन शोषण करता रहा 10-12 साल से। उसके यहाँ जो भी महिला आती थी, जो भी उसको समझ में आती थी, पसंद आती थी, जहां मौका मिलता था उसके उसके ऊपर वो हाथ डालने का काम कर देता था। उसको बचाते रहे। उसकी एफआईआर इन्होंने दर्ज नहीं होनी थी। दिल्ली पुलिस वास्तव में गृह मंत्रालय के अंदर अंतर्गत आती है। तो उनको मजबूरी में वहां पर जंतर मंतर पर बैठना पड़ा। और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में वो गई। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर एफआईआर दर्ज हुई। पॉक्सो का भी उसमें एक केस था, लेकिन उसकी कोई गिरफ्तारी नहीं होनी थी। उसको बचाए लास्ट तक रखा गया और पॉक्सो का दबाव डलवा करके केस वापस लिया। और बाद में अब देख रहे हैं, जो कि मैंने पता भी लगाया कि कुछ इंटरनल दबाव के वजह से उसको बरी कर दिया गया है। अभी कुछ दिन पहले ही इसका फैसला जी हाँ, लिया है। जी हाँ। ये इनकी एक बहुत बड़ी फेलियर रही। तो ये लगातार जो है एक फेल्ड किस्म के जो है गृह मंत्री रहे हैं, जिन्होंने जो है हर चीज को ताक पे रख करके काम किया है। अब पिछले साल दो बड़ी घटनाएं हुई हैं। जो पहलगांव की घटना है, जिसमें ये कहते थे कि भाई ये सारा का सारा सिक्योरिटी का जो सिस्टम है वो हमने ठीक कर दिया है और जम्मू कश्मीर में बिल्कुल राज्य हमने जब से अलग अलग बनाए हैं या यूनियन टेरिटरी घोषित किए तो आप ही के कमांड पे सारी चीज है और होम मिनिस्ट्री के कमांड पे सारी की इंटरनल सिक्योरिटी आती है। तो पहलगांव में 26 लोगों को आकर के आतंकवादी मार के चले जाते हैं। और वास्तव में तो मुझे ये भी लगता है कि ये लोग चुनावी लाभ उठाने के लिए ऐसा मौका जो है क्रिएट करते हैं कि वहां 1,500-2,000 आदमी आ रहा था लगातार पहलगांव के अंदर, दर्शक जो टूरिस्ट है, उनको आपने जो है सिक्योरिटी प्रदान नहीं की। आप शायद मौका देना चाहते थे कि टेररिस्ट यहाँ आए, कोई ऐसी हरकत करें और बाद में उसका चुनावी लाभ लेने के लिए हम जो है आगे आ जाए। फिर पिछले साल नवंबर में लाल किले के सामने विस्फोट हो जाता है एक गाड़ी के अंदर। वहां पर 7-8 लोगों की जो है दुखद मृत्यु होती है, उसकी कोई जिम्मेदारी इन्होंने नहीं ली। और अब जो बड़ी घटना हुई है, जो युवाओं का प्रदर्शन 20 जुलाई को हुआ, उसके ऊपर किस तरीके से लाठीचार्ज, पैलेट गन्स चलाई गई, महिला जो हमारी युवतियां थी उनकी किस तरह बेइज्जती हुई, कपड़े फाड़े गए, उनके जो प्राइवेट पार्ट्स हैं उनको किस तरीके से किया गया, शब्दों में बयान करना बड़ा मुश्किल काम है। तो ये सारी घटनाएं एक क्रिमिनल माइंडेड आदमी कर सकता है, जिसका लोकतंत्र में कोई विश्वास नहीं है, लोकतंत्र तांत्रिक मूल्यों में कोई विश्वास नहीं है। और जब से ये घटना हुई है तब से छुपते फिर रहे हैं दोनों। और इनको मैं तो खुलेआम रंगा बिल्ला कहता हूँ। ये रंगा बिल्ला दोनों छुपते फिर रहे हैं और इन्होंने कोई जवाबदेही, जो चलती हुई संसद है, बार बार इनका बयान मांगा जा रहा है, इनका इस्तीफा मांगा जा रहा है, उसके बावजूद ये संसद में नहीं आ रहे हैं। तो इससे ये पता चलता है कि बहुत ही गलत लोगों के हाथ में सारा का सारा सिक्योरिटी तंत्र और देश इस वक्त आ गया है। जी। पुष्पेंद्र जी, आपने जो विस्तृत विश्लेषण किया उससे कोई भी व्यक्ति असहमत नहीं हो सकता। आपकी बात बिल्कुल सही है कि जिस तरीके से गृह मंत्री ने अपनी जिम्मेदारियों को न निभाने का एक सिलसिला बनाया है, वो अपने आप में अभूतपूर्व है। देखिए, कोई भी व्यक्ति जब गृह मंत्री जैसे बड़े पद पर होता है, तो
जब हम उसका रिकॉर्ड देखते हैं तो उसके अंदर कुछ सफलताएं होती हैं, कुछ विफलताएं होती हैं, लेकिन अमित शाह के रिकॉर्ड में केवल विफलताएं ही दर्ज हैं। अब जब विपक्ष सदन में आवाज उठाता है कि भाई ये वहां पर आए, तो संसदीय कार्य मंत्री पलटकर कहते हैं कि जिस दिन अमित शाह के नाम से आतंकवादी थरथर कांपते हैं, और जब वो आएंगे और बोलेंगे तो फिर आप सुन नहीं पाएंगे उनको, इस प्रकार की वो धमकी देते हैं। सवाल इस बात का है कि अमित शाह अच्छा, एक बार कल्पना कर लें, चलिए अमित शाह आ गए और वो विपक्ष पे जैसे हमेशा विपक्ष के ऊपर टूटते हैं, वो टूट पड़े विपक्ष के ऊपर। ठीक है, विपक्ष के ऊपर टूट पड़े वो अलग बात है, लेकिन जो जेनजी का आंदोलन हुआ, यानी जो 18 साल से 30 साल तक के युवा, जो भारत की आबादी का 30% से ज्यादा है, उनका जब जो आंदोलन हुआ, उस आंदोलन के बारे में वो क्या कहेंगे? क्या जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सह सरकार्यवाह अतुल लिमये ने जो कहा था वो कहेंगे, ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जो सरसंचालक ने कहा है वो कहेंगे? ये दो मॉडल हैं जो इन लोगों ने अभी हफ्ते 10 दिन के अंदर विकसित किए हैं। एक मॉडल अतुल लिमये का है और दूसरा मॉडल मोहन भागवत का है। ये भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की कतारों से आए हैं अमित शाह। तो अब सवाल ये है कि दोनों में से कौन सा मॉडल अपनाएंगे? अगर वो पहला मॉडल अपनाते हैं अतुल लिमये वाला, तो उन्हें जेनजी के पूरे आंदोलन को राष्ट्र विरोधी घोषित करना पड़ेगा और फिर कहना पड़ेगा कि हमने बिल्कुल ठीक किया, अगली बार अगर इस तरह का जमावड़ा हुआ तो हम तो गोलियां चलाना शुरू कर देंगे। जो एक वो नहीं है, एक टीजी मोहनदास राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का तथाकथित इंटेलेक्चुअल सेल का इंचार्ज रह चुका है, उसका तो कहना यह है कि हम तो कर्फ्यू लगाते, 3 बार चेतावनी देते, उसके बाद गोलियां चलाना शुरू कर देते। तो इन कौन सा मॉडल इस सब क्या करेंगे? फिर तो ये कहेंगे। और अगर ये जो लल्लो चप्पो की है मोहन भागवत ने, एक उन्होंने करीब 2000 फर्जी किस्म के जेनजी वहां पे बैठाए, और जो आदमी सवाल पूछ रहा था वो भी उन्हीं का बंदा था, उसको जेनजी का रिप्रेजेंटेटिव बना के टीवी पेश किया जाता है, जबकि वो जेनजी की उम्र में भी नहीं आता। तो ये करके ये किया उन्होंने। अब सवाल इस बात का है कि ये क्या करेंगे अमित शाह? चलिए हम मान लेते हैं कि वो आएंगे और वो गरजेंगे विपक्ष के ऊपर, चलिए कोई बात नहीं, छोड़ दीजिए उस बात को, अलग कर दीजिए। जेनजी के बारे में क्या करेंगे? अगर वो मोहन भागवत के स्वर में बोलते हैं तो उन्हें अपने जो किया उस पर माफी मांगनी पड़ेगी। माफी मांगेंगे, जिम्मेदारी स्वीकार करेंगे, जिम्मेदारी स्वीकार करेंगे तो फिर उसकी सजा होगी, सजा इस्तीफे की होती है, देखें माफी पर कौन संतुष्ट हो जाता है। तो ये जो सिनारियो अमित शाह के लिए, मुझे लगता है कि इस घटना ने उनकी जो राजनीति थी, उनकी जो महत्वाकांक्षाएं थी प्रधानमंत्री बनने के लिए, उनको भी पलीता लगा दिया है। जी पुष्पेंद्र जी। देखिए अभय जी, एक धीरेन्द्र झा की किताब आई थी पिछले दिनों, गोलवलकर के ऊपर, आपने शायद पढ़ी होगी। जी जी, तो मैंने भी पढ़ी। दरअसल संघ की जो मानसिकता है वो इन तमाम बयानों में जो आई कि भाई ये देश विरोधी हैं और हथियारों के बल पे या गोली से इनको कंट्रोल करना है। अगर आप 1947 से पहले की सारी चीजें इनकी स्टडी करेंगे तो ये इन्होंने एक आर्म्ड मिलिशिया, एक निजी फौज तैयार करने की ही इनकी सारी कवायद आरएसएस ने की है आज तक। उनकी ड्रेस, उनका वो लाठी लेकर के चलना, परेड करना, और एक अफरा तफरी जब देश में मचेगी 1947 के आसपास, तो आर्म्ड रिबेलियन के माध्यम से हम देश पर कब्जा कर लेंगे, ऐसी इनकी मंशा रही थी। वो ड्रीम इनका खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि उनके गुरु जो थे उस वक्त, नंबर 2 के जो गुरु थे वो जो है सरसंघचालक, वो गोलवलकर थे। और गोलवलकर ने ये फौज जो सारी तैयार की थी वो इसीलिए तैयार की थी कि हम आर्म्ड रेवोल्यूशन, तो आर्म्स की ट्रेनिंग लेना, हथियारों का आदान प्रदान होना, और जंगलों में जाकर के वो सब काम ये कर चुके हैं। तो इनका कोई विश्वास संवैधानिक या गांधीवादी मूल्यों में नहीं है, और ये इनकी साइकोलॉजी के अंदर है, जो इन्होंने गोडसे के माध्यम से गांधी की हत्या करवाई, वो भी उसी साइकोलॉजी को दिखाता है। और अब ये देख रहे हैं कि हमारे हाथ में क्योंकि स्टेट की पावर आ गई है, राज्य की पावर आ गई है, देश की और सरकार की पावर आ गई है, तो इसके माध्यम से हमारे लिए बहुत आसान है किसी भी व्यक्ति को कुचल देना जी। और जब ये वहां पर आएंगे, स्टेटमेंट वाली जो बात आ रही है, स्टेटमेंट वो इस तरह का देंगे, मान लो ये जैसे मोदी जी कह रहे हैं कि साहब मैंने तुम्हें माफ कर दिया,
आपने गालियां दी, आपने जो है बैरिकेड तोड़े, फलाना ढिमका, मैं आपको माफ करता हूँ। तो ये स्टेटमेंट को पलटेंगे और खुद को विक्टिम बनाते हुए और उस स्टेटमेंट को इस तरीके से पेश करेंगे कि मानो इन्होंने बड़ा महान काम कर दिया है और इनकी तरफ से कोई गलती नहीं हुई है। इस विषय में देखिए 2 गलतियां, एक तो ज़ैन जी ही करके चला गया। ज़ैन जी को साफ कह देना चाहिए था कि 20 तारीख तक जो गलतियां थी, उसके लिए जो जिम्मेदार था, वो था शिक्षा मंत्री। उसका इस्तीफा हो चुका, वो अपने घर जा चुका, जाए। लेकिन 20 तारीख को जो अपराध हुआ है, हमारे ऊपर जो अत्याचार हुए हैं, पैलेट गन से लेकर के और तमाम जो मैंने जो बताए और सारे देश में देखे, ऑन कैमरा वो अवेलेबल है। वो अपराध जो डायरेक्टली जिम्मेदार मंत्री है, वो है गृह मंत्री। और गृह मंत्री जब तक इस्तीफा नहीं देगा, हम लोग यहाँ से जाने वाले नहीं है। ये स्टांस उन्होंने नहीं लिया, या वो इतने तजुर्बेकार नहीं थे, या उन्होंने सोचा कि साहब इनकी बातों पे हम विश्वास कर लें, वो उठ करके यहाँ चले गए, तो प्रेशर खत्म हो गया। तो इस बात को लगातार विपक्ष ने उठाया है। राहुल गांधी ने इस्तीफा भी मांगा है, प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी मांगा है, और एक जो स्टेटमेंट भी मैंने इस वायर वाले आर्टिकल में कोट किया है, जो इनकी लास्ट स्पीच हुई थी, जिसको इन्होंने बीच में रुकावट डाल दी थी, उसमें उन्होंने कहा है कि भैया जो पैलेट गन चलाने का आदेश है, वो या तो गृह मंत्री दे सकता है, प्रधानमंत्री दे सकता है। इन दोनों को लपेटा है इन्होंने। अब इसके बाद मैं देख रहा हूं कि कुछ थोड़ी सी जो है कांग्रेसियों में भी ढिलाई आ रही है कि गृह मंत्री जो है आकर के स्टेटमेंट दे दे। अरे स्टेटमेंट तो वो ऐसा गोलमोल दे देगा कि उसको लगेगा कि वो हीरो है। जिस तरीके से इन्होंने धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद उसका स्वागत संसद के बाहर, संसद के सामने वहां किया था, और कि भाई बड़ा जंग जीत के आ रहे हैं, तो ये ऐसा स्टेटमेंट देने में पूरे सक्षम है। इनको इस स्टेटमेंट नहीं, इस्तीफे की बात पर ही अड़े रहना चाहिए। जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में उसी दिन जो है राहुल गांधी ने कहा था कि भाई जब तक इसका इस्तीफा नहीं होगा, तब तक हम जो है पीछे हटने वाले नहीं है। क्योंकि अगर इस्तीफे से पीछे राहुल गांधी भी हटेंगे, तो हमें कोई विशेष प्रेम नहीं है, हम राहुल गांधी का विरोध करने में सक्षम है। हमें इस्तीफा चाहिए इस व्यक्ति का। इस व्यक्ति की पूरी सीरीज है। किसान आंदोलन में हमने इसकी जो अत्याचार झेले हैं, महिला पहलवान आंदोलन में मैं खुद 1.5 महीने तक वहां पर आंदोलन में 1.5-2 महीने तक पड़ा रहा था। हमने सारे अत्याचार इनके झेले हैं। हमारे किसान भाई 2024 में भी आ रहे थे जो पंजाब की तरफ से, उनके ऊपर कितना अत्याचार हुआ। एक भाई हमारा किसान गोली से मारा गया। तो ये कोई कार्रवाई नहीं करते हैं। उल्टे जो व्यक्ति और जो अफसर इस तरह की हरकत करें, इनके आदेश को माने, उनका प्रमोशन होगा, उनको रिवार्ड दिए जाएंगे तरह तरह के। तो ये संस्कृति बिल्कुल भी झेलने लायक नहीं है, इसको बिल्कुल भी झेला नहीं जाएगा। तो अब जो पार्लियामेंट है उसमें आकर के ये स्टेटमेंट के माध्यम से बचने की कोशिश करेंगे, लेकिन विपक्ष को इनके इस्तीफे पर अड़े रहना चाहिए। जी नहीं, निश्चित रूप से मैं जो परिप्रेक्ष्य आपने पेश किया है, मैं उससे सहमत हूं। मुझे तो लगता है कि जेनजी के आंदोलन के जो अगले चरण होने चाहिए, उसका एक हिस्सा तो अमित शाह के इस्तीफे पर केंद्रित हो, और दूसरा हिस्सा शिक्षा व्यवस्था के सुधार के लिए एक बड़ा कोई आयोग बने, या कोई एक ब्लूप्रिंट तैयार किया जाए, उसके ऊपर हो। क्योंकि मुख्य तौर पे तो जेनजी का जो केंद्र जिस बात पे वो अड़े हुए हैं, वो ये है, उसी की वजह से ये आंदोलन भी उभरा है। तो पुष्पेंद्र जी, एक बात बताइए कि राहुल गांधी ने अमित शाह के इस्तीफे की मांग मजबूती से की है, और जेनजी के भी कुछ नेताओं ने बीच-बीच में उनके इस्तीफे की मांग की है, उसके ऊपर जोर दिया है। राहुल गांधी की तरह तो नहीं, लेकिन कुछ-कुछ वहां भी भनक इस बात की दिखाई पड़ती है। लेकिन विपक्ष के जो अन्य नेता हैं, ऐसी बात नहीं किसी ने राहुल गांधी की बात का विरोध किया हो, लेकिन अन्य नेता इस सवाल के ऊपर इतने मुखर नहीं है जितना मुखर उन्हें होना चाहिए। जी बिल्कुल। ये बात मैं जिक्र करने ही वाला था कि भाई बाकी नेताओं को भी मुखरता से इस विषय में सामने आना चाहिए, और उनको खुल के कहना चाहिए कि राहुल गांधी ने जो मांग की है, क्योंकि आज एक गृह मंत्री छात्रों के ऊपर गोली चलवा रहा है। गोली चली है भाई जो बिहार में है, और ये जब हर चीज का क्रेडिट लेते हैं डबल इंजन की सरकार बोल के, तो हम क्यों ना माने कि इन्हीं के निर्देश पर, क्योंकि वहां भी एक गुंडा किस्म का आदमी बिठा दिया है जो खुद हत्या का आरोपी रहा है। तो बिल्कुल। इनको ऐसे वो दागी प्रशांत किशोर तो खुल के, सम्राट चौधरी के बारे में प्रशांत किशोर तो खुल के कहते हैं, ये जी अपराधी है। और आज तक अगर अगर गलत कहते हैं तो सम्राट चौधरी को मुकदमा कर देना चाहिए था। आज तक मुकदमा करने की हिम्मत तो ही नहीं प्रशांत किशोर के ऊपर। जी, जी। तो ये अपराधी किस्म के व्यक्तियों को ही चुन करके लाते हैं, उनको सत्ता सौंपते हैं, और इसी तरह के दागी जो अफ़सर हैं, चाहे वो ये चुनाव आयुक्त है, ये केरला कैडर के आईएएस अफ़सर रहे हैं। मुझे कई लोगों ने बताया इन पर भारी भ्रष्टाचार के आरोप रहे हैं। तो अपने आप को बचाने के लिए ये लोग उनकी बात मानते हैं। तो ये जो है एक तरीके से दोनों एक-दूसरे का साथ देने का काम कर रहे हैं।
तो लोकतांत्रिक मूल्यों में कोई इनका विश्वास नहीं है। ये तो केवल सत्ता के लोलुप है, सत्ता के ऊपर येन केन प्रकारेण जो है काबिज रहना चाहते हैं। और विपक्ष को भी मजबूती से, विपक्ष ईडी सीबीआई से डर जाता है। वास्तविकता ये है कि विपक्ष के भी कुछ जो नेता हैं और इनकी गृह मंत्री के अलावा जो तमाम हरकतें हैं, ये वास्तव में जो हेंचमैन होता है मोदी के, ये हेंचमैन रहे कि भाई तुम जाओ और इसको निपटाओ। तो अब वैध हो या अवैध हो या जो है इमोरल हो, कोई भी एक्टिविटी ये कर सकते हैं। जो पार्टियां तोड़फोड़ जिस तरीके से पिछले कुछ सालों में हुई है, पार्टी की पार्टी आप चुरा ले जाते हो। भाई ममता बनर्जी के 28 में से 20 सांसद आप चुरा करके ले गए। अरविंद केजरीवाल के 10 में से 7 रातों रात जो है राज्यसभा के सांसद भाग जाते हैं। आपने उद्धव ठाकरे की पार्टी शिवसेना को तोड़ दिया, उनकी सरकार छीन ली। और बाकी मतलब इनको कोई किसी किस्म की शर्म लिहाज, लोकतांत्रिक रूप से जो कहते थे कि भाई लोक राज जो है लोक लाज से चलता है, वो ये मतलब अलग किस्म की भाजपा है। इसका चाल चरित्र और चेहरा बिल्कुल एक क्रिमिनल की तरह सोचते हैं कि भाई इसको कैसे निपटाना है। और ये डरपोक भी है, ये भी मैं आपको स्पष्ट कर दूं। इनकी जो ये डरपोक ना होते तो ये जो है कहीं ना कहीं संवाद स्थापित करते या इसमें आकर के जो पीड़ा है, जो राहुल गांधी या बाकी की स्पीचेस को सुनते, पार्लियामेंट के अंदर जवाब देते। तो उस तरह के लोग नहीं है। तो पूरे विपक्ष को ज्वाइंटली इनके इस्तीफे तक, चाहे ये संसद का सत्र का अवसान बेशक हो जाए, 3-4 दिन और चलना है ये सत्र, उसके बाद भी इस मुद्दे को लगातार उठाना चाहिए, तभी इसका इस्तीफा होगा। ये परमानेंट इस मुद्दे को आगे आने वाले चुनाव में भी ले जाए, क्योंकि इस तरह की मेंटेलिटी का व्यक्ति कभी भी गृह मंत्री के पद पर नहीं बैठ सकता। और इनकी फोटो आपने देखी होगी इनके ड्राइंग रूम में, पीछे जो तस्वीर है इनकी वो रहती है सरदार पटेल जी की, और उन्हीं की स्टाइल में अपने आप को स्वयंभू चाणक्य के रूप में ये पेश करते हैं। तो ये जो है, जो इतना बड़ा स्टेट्समैन नेता थे हमारे सरदार पटेल जी, वो इस पद पे सुशोभित थे। तो मैं तो देशवासियों से भी कहूंगा, एक तुमने किस तरह के लोगों को वोट दे करके है, और मैं तो कहता हूं वोट भी इनको नहीं दी गई है इस बार। ये वोट चोरी से बनी हुई अवैध सरकार है, और इसके ये अवैध प्रधानमंत्री, अवैध गृह मंत्री है, जिनके अवैध आदेशों को इनके अफसरों को भी नहीं मानना चाहिए। तो इस तरह के लोगों को वोट दे दिया। जहां पर सरदार पटेल बैठते थे, ये अमित शाह जैसे जो तड़ीपार भी रहे, उनको बिठा दिया गया। और मैं आपके माध्यम से एक अपील आईएएस आईपीएस से भी करना चाहता हूं। आईपीएस अफसर जो अवैध आदेश गृह मंत्री का मान रहे हैं, अपने ही नागरिकों के ऊपर अत्याचार कर रहे हैं, चाहे किसान हो, नौजवान हो, अल्पसंख्यक हो, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। मैं साफ कह रहा हूं। आप अपने करियर को जो है बचाने के लिए, प्रमोशन के चक्कर में, लालच के चक्कर में आप अवैध जो है आदेश श्रीमान जी मत मानिए इनके। ये देश के लिए ठीक नहीं है, लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है जी। बहुत बहुत धन्यवाद पुष्पेंद्र जी, आपने विस्तृत चर्चा की। अमित शाह की जो नाकामियां हैं उनका पूरा एक कच्चा चिट्ठा पेश किया, और ऐसे लोग लोकतंत्र के लिए कितने खतरनाक हैं, और क्यों इनके खिलाफ आंदोलन मुतवातिर किया जाना चाहिए जब तक कि इनका इस्तीफा ना हो जाए। और ऐसे लोग, ये दरअसल इस पूरी सरकार की एक प्रवृत्ति है, आपने ये भी साबित किया कि सरकार की प्रवृत्ति है, अपराधी किस्म के मानस वाले लोगों को चुना जाता है, उनको बड़े बड़े पदों पर बैठाया जाता है। जो भ्रष्ट अफसर हैं, जो जो डरते हैं कि उनके किए हुए कुकर्मों की वजह से उनके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है, वो फिर सरकार की लगातार बात मानते हैं। आपने उसमें चुनाव आयुक्त का भी उदाहरण दिया। बहुत ही सुंदर चर्चा रही पुष्पेंद्र जी, और जल्दी ही हम लोग ऐसे ही किसी प्रश्न के ऊपर एक बार फिर मिलेंगे और फिर नई परख के दर्शकों के साथ में संवाद करेंगे। मेरा नई परख के दर्शकों से अनुरोध है कि इस चर्चा को उन्होंने जरूर सुना होगा, आगे भी सुनेंगे, और उनकी जो भी राय हो आप उसकी राय भेजिए। और अगर हम लोगों को आप नसीहत देना चाहते हैं तो उसका भी स्वागत है, और अगर आप कोई सुझाव देना चाहते हैं तो उसका भी स्वागत है, ताकि हम अपने कार्यक्रम को और बेहतर बना सकें। बहुत बहुत धन्यवाद पुष्पेंद्र जी, आज बस इतना ही। धन्यवाद।